हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी में आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा मैक्सिमम हो रहा है कि टीचर्स क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड 100-150 क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन इसका डिटेल क्या है वो नहीं बताते हैं। तो आज यहाँ पे हम जो है कि इसका जो बारीकी है, ये कहीं से भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रट के नहीं जाना है, रटन प्रणाली आपको नहीं अपनानी है। जैसा कि आजकल NEP 2020 में भी हटा दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि बच्चों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तो कुछ इसी तरीके का हम आज क्लासेस करेंगे कि आपका ऐसा ना रहे कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं हूबहू आया तो कर लिए, बाकी उससे कुछ डिफरेंट बनता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल कोई भी पेपर स्टैंडर्ड तरीके से बन रहा है, सेटिंग बहुत अच्छे से हो रही है पेपर की। तो इसमें इस तरीके से इसको पढ़ते हैं कि पत्र लेखन में बस क्वेश्चन पढ़ के हम ना जाएं, उससे रिलेटेड उसका डिटेल पढ़ के जाएं, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने। हालांकि इस पे क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने, इसको पढ़ने के बाद मैं 100% दावा कर रही हूँ कि आपको किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पत्र लेखन का लेके करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। लेकिन आपको ये पूरे लेक्चर देखने होंगे, 1 से 2 लेक्चर इसमें होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन के बारे में हम ये जानते हैं कि पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है। तो पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक पत्र लेखन, जिसको हम फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक। उसमें क्या होता है, औपचारिक में है कि जो भी सरकारी कार्यालयों में जो भी कार्य किए जाते हैं, ऑफिस में इस तरीके के जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। वहीं पे अनौपचारिक की बात करें तो जो भी हम अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, या फिर स्कूल में भी जो आवेदन पत्र हम देते थे छुट्टियों के लिए, वो भी अनौपचारिक के अंदर ही आता है। ये भी पूछा गया है कि आवेदन पत्र किसके अंतर्गत आता है, तो किसी भी तरीके का सरकारी कार्य नहीं है, इसलिए वो भी अनौपचारिक में आता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और उसमें पत्र लेखन में और क्या चीज़ें होती हैं, पत्र लेखन में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पत्र लेखन में क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि हम आवेदन पत्र लिखते थे छुट्टियों के लिए, तो एक तरफ लिखते थे दाएं तरफ की सेवा में श्रीमान महोदय, इस तरीके से करके नीचे रहता था कि आपका प्रार्थी। तो इसमें इसी तरीके का कुछ डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं सरकारी के लिए, वो जानने जरूरी है। और सरकारी पत्र लेखन जो है कि ऑफिशियल कितने तरीके का होता है वो भी जानना जरूरी है। उन सबों के नाम कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लिए जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक चीज़ों पर, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है। तो पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक हमने बताया आपको औपचारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन जिसको हम फॉर्मल भी बोलते हैं, फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक। दूसरा क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र लेखन हो गया। अब हम देखते हैं इसमें पुरुष के प्रकार। तो आप सोचेंगे इसमें पुरुष का प्रकार पढ़ने का क्यों जरूरत है। तो इसमें पुरुष का प्रकार का यूज होता है औपचारिक और अनौपचारिक में, और आपसे पूछे भी जाते हैं कि इसमें किस तरीके के पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे कि जो है कि किस तरीके का पुरुष का प्रयोग किया गया है औपचारिक में। तो लगभग औपचारिक पत्र लेखन में मैक्सिमम जिसका यूज किया जाता है वो अन्य पुरुष होता है। क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। तो पुरुष के प्रकार कभी कभी पूछता है, तो पुरुष के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जो लोग संस्कृत से पढ़े होंगे और जो वचन याद किए होंगे वो भी इसमें जानते होंगे कि पुरुष के प्रकार क्या होते हैं। तो उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष बोला जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि इसमें होता है कि यह वक्ता या लेखन खुद होता है। इसमें जो होता है कि व्यक्ति अपने बातों को स्वयं कहता है, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रथम पुरुष कहलाता है, या फिर इसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो जैसे कि होता है कि हम अगर ऑफिशियल कोई पत्र लिख रहे हैं, तो कभी होता है कि जैसे गांव के बारे में कोई दिक्कत आ रही है, हमारे गांव में किसी तरीके की समस्या है, तो हम जो है कि अपना, या फिर जो है कि कोई बीमारी गांव में फैल रही है, तो हम अपने जो भी नज़दीकी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके पास पत्र लेखन करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि अपनी बातों को खुद कह देना, ठीक है, जो अपने गांव पे बीत रहा है, जो खुद पे बीत रहा है, या
फिर अपनी कोई इस तरीके की समस्या है तो उसको लिख देना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और इसी प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो यह वक्ता या लेखक खुद होता है, यानी कि ये जो लिखने वाला खुद होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। इसमें वक्ता मैं, तुम, मैं, मुझको, मुझे, मेरी या मेरा, मेरी, जिस तरीके का भी, अगर वो पुल्लिंग है तो मेरा करेगा, स्त्रीलिंग है तो मेरी का शब्द का प्रयोग करेगा। इस तरीके से मतलब खुद से जुड़ी हुई बात को अपने पत्र में लिखता है। आदि शब्दों का प्रयोग करके खुद के बारे में बताने के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खुद के बारे में जिस भी पत्र में मैं लिखा हो या फिर मेरे से संबंधित, खुद से संबंधित समस्या लिखी हो तो उसको उत्तम पुरुष के अंतर्गत लिया जाता है। अब है कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, एक तो हो गया जो अपने बारे में कह रहा है, अपने बारे में कहना या पत्र लिखना वो प्रथम पुरुष कहलाता है, जो स्वयं बोल रहा है, यहाँ पे वक्ता है, बोल रहा है या फिर लिख रहा है। दूसरा क्या हो गया, श्रोता हो गया, यानी कि जो हमारी बातों को सुन रहा है, यानी कि हम अपनी समस्या को अगर चिकित्सा अधिकारी को दे रहे हैं तो वो हमारी समस्या सुन रहे हैं, तो वो इसमें क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुष कहलाएंगे, क्योंकि वो हमारी बातों को सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनना और पढ़ना दोनों होगा। तो इसमें है कि मध्यम पुरुष पाठक, यानी कि पढ़ रहे हैं, लेटर अगर हमने दिया तो पढ़ रहे हैं, अगर हम जो है कि बोल रहे हैं तो उसको सुन रहे हैं, तो ये श्रोता होता है। जिसमें वक्ता या लेखक, जिससे वक्ता या लेखक बात करता है, वक्ता इसमें कौन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, तो जिससे वक्ता बात कर रहा हो। वक्ता श्रोता के लिए आप, तुम, तुझे, ये सब तो आप जानते ही हैं कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो आप शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर ऐसे दोस्तों में बात कर रहे हैं तो तुम का यूज करके करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, वो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो हमारी बातों को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा, हम बोल रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहलाएंगे। और यहाँ पे अन्य पुरुष क्या होता है, तो अन्य पुरुष वह होता है जिसमें तीसरे आदमी के बारे में वक्ता और श्रोता बात करते हैं। जैसे कि हमारे गांव में कोई समस्या है, वो हमारा ग्राम प्रधान गांव वासियों के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा है जिलाधिकारी से, अगर कोई समस्या है तो गांव वालों के बारे में ग्राम प्रधान बात कर रहा है जिलाधिकारी से, तो यहाँ पे ग्राम प्रधान जो हुआ वो कौन सा पुरुष हुआ, अन्य पुरुष हुआ, क्योंकि वो किसी अन्य के बारे में किसी अन्य से कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य पुरुष कौन होता है कि किसी तीसरे के बारे में जब बात की जाती है, किसी की समस्या को लेकर या किसी भी तरीके की बात की जाती है, तो वहाँ पे वो अन्य पुरुष हो जाता है। तो इसका डिटेल तो नहीं पूछता है कि कौन क्या है, कौन क्या कहलाता है, लेकिन हाँ किस तरीके के पत्र में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, या फिर अक्सर पूछता है कि औपचारिक पत्र लेखन में सबसे ज़्यादा किस पुरुष का प्रयोग होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कौन सा होता है, अन्य पुरुष होता है। जितने भी औपचारिक पत्र लेखन होते हैं उसमें मैक्सिमम अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आप अपने जो है कि पत्र लेखन से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो उनमें देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। और आप ये भी जान लीजिए कि अन्य पुरुष, अब इसमें कुछ आपको संदेह नहीं होगा, ये चीज़ें डिटेल से आप जान लिए हैं। तो अब जो है कि इसमें औपचारिक पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं और उसको इंग्लिश में नाम क्या होता है, एक बार आप जो है कि सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी उसका इंग्लिश भी पूछता है। ठीक है, तो आइए वो देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि औपचारिक में पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें है कि शासकीय पत्रों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, तो 15 इसमें आप याद रखेंगे। और जो है कि इनके नाम इंग्लिश में ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि इंग्लिश में इनके नाम ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है शासनादेश। पहला कौन सा है, शासनादेश, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर आता है उसका जो लेटर लिखा है तो उसको शासनादेश बोलते हैं, यानी कि शासन का आदेश। शासन मतलब सरकार ही हुआ जो शासन कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया। अब है कि अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र किसको बोलते हैं, इसको जो है कि शॉर्टकट फॉर्म में डीओ भी बोला जाता है। डीओ का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल। कई बार डीओ का फुल फॉर्म पूछा है और कई बार पूछा है कि डीओ किस पत्र को कहते हैं, निम्न में से किस पत्र को कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा शासनादेश, अर्धशासकीय परिपत्र या फिर कार्यालय आदेश। तो इसको बोलते हैं डेमी ऑफिशियल, यानी कि अर्धशासकीय पत्र। और अर्धशासकीय पत्र ही, जैसे कि जितने भी ये शासकीय पत्र हैं
इनमें सब में किस पुरुष का प्रयोग होता है? सब में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। केवल और केवल अर्धशासकीय पत्र ही ऐसा है जिसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, यानी कि स्वयं पीड़ित जो है अपनी बातों को लिख सकता है, या फिर पीड़ित भी ना हो तो उसको कोई कार्य हो इस तरीके का तो स्वयं लिख सकता है। तो इसमें क्या है कि अर्धशासकीय पत्र में प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ये आप याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कई बार करके। कभी पूछता है कि कभी ऑप्शन में डीओ दिया रहेगा तो डीओ को भी अर्धशासकीय ही बोलते हैं, कभी डीओ का फुल फॉर्म पूछ देता है तो डेमी ऑफिशियल हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है परिपत्र, यानी कि सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर क्या होता है? जैसे कि हम आजकल मोबाइल में ग्रुप बनाते हैं, और क्या होता है कि ग्रुप बना होता है, कोई भी मैसेज एक बार सेंड करते हैं तो कई लोगों में पहुंच जाता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी एक ऑर्डर को हर एक जो है कि अगर किसी पुलिस कर्मचारियों को फैलाना हो तो वहाँ पे जो होता है कि उनमें मेन जो है उसको दे दिया गया और वो एक मैसेज के थ्रू सबको इन्फॉर्म कर दे किसी चीज़ के लिए, तो वही सर्कुलर लेटर कहलाता है। यानी कि एक बार में सबको इन्फॉर्मेशन दे देना है, यानी कि भेजने वाला एक ही हो, एक ही बार वो वर्क करे और पहुँच जाए जो है कि जानकारी सबके पास, तो उसको हम सर्कुलर लेटर बोलते हैं। तो इसका भी औपचारिक में बहुत ही बड़ा जो है कि योगदान होता है। अब है कि कार्यालय आदेश, यानी कि ऑफिस ऑर्डर, तो इसके लिए ये भी क्या कहलाता है? ऑफिस ऑर्डर में भी शासकीय पत्रों के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि दे देगा इसमें से कि निम्न में से कौन शासकीय पत्र नहीं है, तो इनके नाम आप देखे रहेंगे तो आप जो रहेगा वो तो कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद से जो नहीं रहेगा उसको आप तो छांट करके देख लेंगे कि कौन सा नहीं है। तो शासनादेश, अर्धशासकीय परिपत्र और कार्यालय आदेश, और है कार्यालय स्मृति पत्र, यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम, ये भी होता है, कार्यालय स्मृति पत्र होता है। अब होता है अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं। ये भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा जो है कि शासकीय पत्र का भाग नहीं है, तो अधिसूचना भी होता है, उसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन बोलते हैं। संकल्प है जिसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। अनुस्मारक पत्र होता है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। यानी कि अगर आपने कोई पहले जो है कि किसी कार्यालय में अगर कोई जो है इंफॉर्मेशन जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसको रिमाइंडर करके उसको पत्र दोबारा दिया जाता है कि हमने पत्र संख्या इतना आप पे भेजा हुआ था, उस पर कार्य नहीं हुआ है, कृपया उस पर कार्य करें। तो इस तरीके से रिमाइंडर पत्र भी लिखे जाते हैं, यानी कि अनुस्मारक, यानी कि दोबारा याद दिलाने के लिए रिमाइंडर उसको किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अनुस्मारक पत्र बोलते हैं उसको। ठीक है। अब है कि प्रेस विज्ञप्ति, यानी कि प्रेस कम्युनिकेशन भी होता है, इसमें एक शासकीय पत्र ही है। ठीक है। अब है पृष्ठांकन पत्र, यानी कि पत्र जिसको इंडोर्समेंट लेटर भी बोलते हैं। अब है निविदा। निविदा को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हम उसका इंग्लिश लेटर ज़्यादा यूज करते हैं टेंडर बोलते हैं ना, कि टेंडर हमने ये पास करवा लिया है, तो वो भी जो है कि शासकीय पत्र के अंतर्गत ही आता है। निविदा, टेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निविदा बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक आता है पत्र प्रस्ताव का। हम अपना प्रस्ताव किसी के सामने रखें, जैसे कि गवर्नमेंट जो है कि अभी देखते हैं कि हाईवे बनवाती है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों का जो खेत पड़ता है तो प्रस्ताव रखती है कि आपका इतना खेत लेने के बदले में हम आपको इतना रकम दे रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लोगों के पास रखा जाता है, जिसको मंजूर होता है वो सहमति से अपना दे सकता है, तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। तार, पहले तार के माध्यम से कोई भी चीज़ें भेजी जाती थी, आज भी यूज करते हैं हम टेलीग्राम का, तो वही उसको तार, तो ये भी एक पत्र का ही भाग है। चूँकि अब मोबाइल की दुनिया है तो अब पत्र के जगह हम अब मोबाइल से ही मैसेज का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी टेलीग्राम का यूज होता है। अब है अशासकीय पत्र, यानी कि अनऑफिशियल लेटर भी शासकीय पत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि अशासकीय है तो ये शासकीय पत्रों के अंतर्गत नहीं आएगा, ये भी आता है। ठीक है। अब है द्रुतगामी पत्र, यानी कि एक्सप्रेस लेटर। इसी को हम स्पीड पोस्ट के द्वारा, यानी कि अगर कोई ऐसी खबर हो जिसको अर्जेंट में किसी के पास जल्द से जल्द पहुंचानी होती थी तो द्रुतगामी पत्र का प्रयोग किया जाता था, जिसको एक्सप्रेस लेटर कहते हैं। इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी भेजा जाता था। तो ये रहे हमारे शासकीय पत्रों के प्रकार, इनके इंग्लिश में नाम। और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, अर्धशासकीय पत्र में डीओ जो है जिसको डेमी ऑफिशियल कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है कि सब में तो जो है कि अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो है इसमें किसका प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आइए देख लेते हैं कि सरकारी पत्र
के क्या क्या निर्देश होते हैं, उनको किस तरीके से, उनकी क्या बाउंडेशन है कि किस तरीके से उसको लिखना होता है। और इसके हर एक पॉइंट्स, इसमें 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके पेपर में। आप क्वेश्चन देखें, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो सरकारी पत्र की विशेषताएँ क्या हैं, तो यह पूर्णतः औपचारिक होता है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत बात नहीं कही गई होती, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात कही जाती है। जो भी होता है चीज़ें वो फॉर्मल तरीके से होती हैं। इसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें हो, जितना ही ये संक्षिप्त में रहे यही इसकी क्वालिटी होती है कि कम से कम शब्दों में सही ढंग से अपने बातों को कह देना, पत्र में संजो देना, वही होता है। तो पूर्णतः औपचारिक होता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं होता है। व्यक्तिगत बातें, हम अपना दुख, चिंता, शोक ये सब व्यक्त नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी औपचारिक तरीके से हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। अब है कि सरकारी, तो पहली बात हो पूर्णतः क्या होता है, औपचारिक होता है। औपचारिक को ही हम सरकारी में लेते ही हैं, ये तो आप पता ही आपको। सेकेंड जो है कि निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है, यानी कि पहले इसका प्रारूप तैयार होता है और जितना फिक्स होता है कि हमको इतने में इसका क्राइटेरिया बनाना है, इस तरीके से निर्धारित होती हैं चीज़ें, तो हमको उसी में लिखना होता है। और है कि सरकारी पत्र के प्रकार के अनुसार ही प्रारूप निश्चित ढांचे में ढला होता है, यानी कि हमने देखा है कि सरकारी में भी कितनी तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि अर्धशासकीय है, फिर शासकीय है, फिर शासनादेश है, ठीक है। तो इस तरीके से वो किस तरीके का पत्र है उसके हिसाब से उसका प्रारूप तैयार करेंगे और उसके बाद से उसमें चीज़ों को लिखेंगे। यह नियम, उपनियम तथा तथ्यपरक सामग्री को समाहित करता है, यानी कि फैक्ट वाली बातें कही जाएंगी, जिस मुद्दे पे बात है वही की जाएगी इसमें, ठीक है। इसके कुछ रूल हैं, रेगुलेशन है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करके तब पत्र लिखे जाएंगे। ये नहीं है कि औपचारिक पत्र, जैसे कि अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, हम अपने से जुड़ी हुई यादों को, हंसी मजाक को, हर एक तरीके की चीज़ों को अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब है कि सरकारी पत्र जो है कि जब लिखा जाएगा तो उसकी जो शैली होगी, तो सरकारी पत्र राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र जब भी लिखना हो तो हमारी भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि वैकल्पिक राजभाषा, यानी कि अगर केरल की तरफ चले जाइए, तमिलनाडु की तरफ चले जाइए, तो वहाँ पे वैकल्पिक राजभाषा, वहाँ पे इंग्लिश भी ले सकते हैं, तो उस भाषा में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो आपके ऑप्शन में दिया रहा है कि सरकारी पत्र के लिए भाषा क्या यूज होगा, तो राजभाषा दिया होगा, उसके अलावा अन्य भाषाएं दी होंगी, तो उसमें या फिर हिंदी दिया होगा, तो हिंदी को ही हम राजभाषा कहते हैं। याद रखिए कि उसको राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं कहते हैं, उसको राजभाषा कहते हैं हिंदी को। या तो हिंदी में लिखी होगी या फिर जो भी वैकल्पिक राजभाषा ली जाती है, मैक्सिमम इंग्लिश को ही हम वैकल्पिक राजभाषा के रूप में चुनते हैं किसी भी ऑफिशियल वर्क को करने के लिए, किसी भी फॉर्मल वर्क लेटर को लिखने में, तो उसका भी यूज यहाँ पे किया जा सकता है। अब फोर्थ में है कि इसमें आदेश या सूचना पैराग्राफ क्रमांक अंकित करते हुए लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी हमारा पत्र रहेगा, यहाँ पे जो भी पत्र रहेगा, तो सबसे पहले इसका एक ये क्वालिटी होता है कि ऊपर क्रमांक संख्या, यानी कि पत्र संख्या इतना ये लिखा होता है। मान लीजिए कि लिखा 128 ऑब्लिक करके 2 और 2023 ऐसे करके ये क्रमांक, पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य होता है। और आपके क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो है कि शासकीय पत्र लेखन या शासनादेश पत्र लेखन में या किसी तरीके के सरकारी पत्र लेखन में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, तो यही पत्र क्रमांक संख्या जो कि दिया है कि पैराग्राफ क्रमांक अंकित करते हुए लिखा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी कभी ये देता है कि क्रमांक संख्या नीचे होता है, दिनांक क्या ऊपर होता है, तो नहीं, सबसे ऊपर जो है कि पत्र क्रमांक संख्या होता है, दिनांक उसके नीचे होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर पत्र क्रमांक संख्या होता है। और ये बहुत ही, जब भी हम कोई ऑफिशियल जो है कि गवर्नमेंट के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सरकारी है, तो उसमें पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य होता है, ठीक है। अब है कि यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए अन्य पुरुष शैली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकारी पत्र जो भी लेखन होते हैं औपचारिक में, उसमें क्या होता है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। देता है कि सरकारी औपचारिक में या फिर औपचारिक में कहीं किसी जो है कि पत्र का नाम दे दिया, यानी कि टेलीग्राम दे दिया, या फिर क्या होता है उसमें एक्सप्रेस लेटर है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड पोस्ट से भी हम उसको भेज सकते हैं, द्रुतगामी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके के जितने भी पत्र लिखे जाते हैं उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र बस एक ऐसा है जिसमें प्रथम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है, या तो अन्य के लिए बनेगा या तो प्रथम के लिए बनेगा। तो आप याद रखेंगे कि जितने भी सरकारी पत्र लेखन हैं वो सारे अन्य पुरुष शैली में होते हैं, केवल किसको छोड़ करके, अर्धशासकीय पत्र को छोड़ करके, ठीक है, जिसको डीओ भी बोलते हैं, यानी कि डेमी ऑफिशियल बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे। 6 नंबर पे कि सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि हमने पहले ही बोला कि पॉइंट टू पॉइंट बात, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने ही कम शब्दों में हम अपने बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिख दें, उसको पिरो दें शब्दों में, वही हमारा अच्छा पत्र माना जाता है। यानी कि पत्र बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और हमारा बात भी घुमा फिरा के नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कम से कम शब्दों में आवश्यक निर्देश, निर्णय, आदेश, जो भी, अगर हम ऑफिशियल में क्या होता है, निर्णय भी हो सकता है, आदेश भी सरकार की तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का उसमें हो सकती हैं चीज़ें। तो आवश्यक निर्देश, निर्णय, आदेश, नीति निर्णय या फिर समस्या निदान को तर्क संगत, समस्या निदान के लिए भी लिखा जाता है। तो ये जो भी चीज़ें हैं उसको तर्क संगत और विधि समस्त कथनों का प्रयोग किया जाता है। वो चीज़ें सारी क्या होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, यानी कि उसका कुछ जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उस बात में कुछ दम होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए कि ये चीज़ें, ये समस्या हो रही है, इसका निदान के लिए हम सरकार के पास पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने कुछ जिले में इस तरीके की चीज़ें हैं तो जिला अधिकारी को लिख सकते हैं, चिकित्सा से जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो चिकित्सा अधिकारी को लिख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, समस्या निदान को तर्क संगत वो चीज़ें हों, यानी कि बस ऐसी फेक बातें हों और वो हम पत्र में लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विधि से विधि हो, तर्क संगत एवं विधि समस्त कथनों का प्रयोग किया जाता है जब भी सरकारी जो है कि पत्र लेखन किया जाता है। तो ये 6 विशेषताएं हैं, जिनमें से 6 पॉइंट से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो आप इनको अपने दिमाग में रखेंगे सरकारी पत्र को, तो आपको इसमें 6 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं इस सरकारी पत्र लेखन की विशेषताओं से। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब इसमें देख लेते हैं कि पत्रों के कितने भाग होते हैं। जैसे कि कोई भी हम पत्र लिखते हैं, जो कि औपचारिक की बात अभी कर लेते हैं कि पत्रों में 3 भाग होते हैं, जो कि पहला आरंभ किससे करते हैं, बीच में कैसे शब्दों को लिखना होता है। जैसे कि इसमें होता है कि कुछ फिक्स होते हैं कि इस तरीके से इसका पहले प्रारूप बनाया गया है कि ये पार्ट होते हैं, इसमें इतनी चीज़ों को ऐसे लिखना है। तो पहले आरंभ है, मध्य है और अंत किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आरंभ में सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं, फिर दिनांक है, स्थान आदि लिखते हैं। मध्य में क्या होता है कि पत्र लेखन का मूल उद्देश्य, यानी कि हम किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं वो होता है, और महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराना, यानी कि हम अगर किसी समस्या को लेकर के वो पत्र लिख रहे हैं सरकार के पास, तो उस महत्वपूर्ण तथ्य से सरकार को अवगत करना है कि यहाँ पे ये समस्या है और इस उद्देश्य से हमने लिखा हुआ है। उसके बाद से प्रेषक, यानी कि जो भेज रहा है उसका विवरण रहेगा, वो सरकार से या फिर जिसके पास भी लिख रहा है, जिस अधिकारी के पास भी लिख रहा है, वो उससे क्या अपेक्षाएं हैं, और वो लिखने के बाद वो धन्यवाद करेगा। फिर अगर वो जो है कि ऐसा नहीं है कि बस एक जो होता है कि याचिका की तरफ से ही जाएगा, हो सकता है कि वो ऑफिशियल की तरफ से भी आए तो उसमें मंगल कामनाएं भी वो दे सकते हैं। अगर याचक की तरफ से किया जा रहा है तो अनुरोध किया जाएगा आदि का, इन सब चीज़ों का समावेशन होगा। तो पत्र लेखन में किस तरीके का होता है, औपचारिक जो भी शासकीय पत्र लेखन होता है उसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सबसे ऊपर अगर आपसे बात करता है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके का अगर कोई पत्र लेखन, कोई पत्र है तो इसमें लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा, शासकीय पत्र संख्या। सबसे पहले होता है शासकीय पत्र संख्या। अब उसका क्रम आप जो भी ऑफिस में होता होगा जिस तरीके का, वो आप यहाँ पे डाल देंगे जरूरी से, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे प्रेषक होता है। प्रेषक यानी कि जो भेज रहा है, और उस प्रेषक का नाम, पद और जो है कि उसका पता, इतनी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद से इसमें क्या होता है, यहाँ पे जिसके पास वो भेज रहा है उसके लिए लिखेगा कि श्रीमान या फिर महोदय करके लिखेगा, और उनका नाम, पता और
जो है कि पद उनका लिखेगा। यहाँ पे नीचे दिनांक होता है, तो वही आपसे पूछता है कि शासन पत्र संख्या नीचे होता है या फिर दिनांक सबसे ऊपर होता है, तो दिनांक सबसे ऊपर नहीं होता है। शासन पत्र संख्या किसी भी जो है कि सरकारी पत्र लेखन में शासन पत्र जो है कि शासकीय पत्र संख्या सबसे ऊपर होता है, दिनांक नीचे होता है। कई बार दाएं बाएं का पूछता है कि प्रेषक का नाम किधर होता है, तो ये याद रखेंगे हमेशा कि बाईं तरफ होता है। दिनांक के बारे में पूछता है तो दिनांक हमेशा दाईं तरफ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि दिनांक जो है कि दाएं बाएं का बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये बाएं तरफ होता है। और जब हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं, यहाँ पे अपना जो उद्देश्य जिस उद्देश्य से लिख रहे हैं वो लिखेंगे, नीचे धन्यवाद करेंगे, तो भवदीय या भवदीया का यूज होता है, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार दिया होता है कि आपका प्रार्थी, तो यहाँ पे हम स्कूल में नहीं लिख रहे हैं, लीव एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं कि आपका प्रार्थी या फिर आपका आज्ञाकारी लिखेंगे, इसमें भवदीय का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर स्त्री लिख रहे हैं तो भवदीय का प्रयोग होगा और उसके बाद से नीचे आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो भवदीय का यूज होता है। और ये सब चीज़ें भी कहाँ होती हैं, ये सब चीज़ें भी दाएं तरफ होती हैं। और प्रेषक का नाम पद पता ये सब किधर होता है, ये बाएं तरफ होता है और भवदीय दाएं तरफ होता है। तो इस तरीके से हमको ये पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ दाएं बाएं का दिनांक में अक्सर और भवदीय के लिए पूछता है। और ये पूछता है कि यहाँ पे ऑप्शन देगा कि हम जब लिखते हैं किसी को पत्र तो उसमें अपना जो है कि नाम भवदीय करके देंगे, ऑप्शन में रहता है, या फिर आपका प्रार्थी करके देंगे, आपका आज्ञाकारी करके देंगे। तो जो भी सरकारी पत्र जो औपचारिक होता है उसमें हम भवदीय या भवदीय करके देते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने वाला होता है कि शासकीय पृष्ठ संख्या नीचे होता है या फिर पत्र में सबसे ऊपर क्या होता है, शासकीय पृष्ठ संख्या होता है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का लेक्चर देखते हैं, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, कंटिन्यू बने रहें और निसंदेह ही आपका पेपर बहुत ही ये पत्र लेखन का बेस्ट जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।